गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू। हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। क्या पार्ट था वो? तो उसके अंदर पॉइंट चार्जेस थे। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनवाई थी। डायपोल भी देखा जाए तो पॉइंट चार्ज ही, क्योंकि दो पॉइंट चार्जेस हैं, 3 हो 4 हो, पर है तो पॉइंट चार्ज ही। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट्स में बांटा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही दो पार्ट्स में बांटा गया। पहले नंबर पे होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर 2 पे होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले अपन ये समझे कि ये दोनों हैं क्या, और फिर ये दोनों करने का तरीके में अंतर क्यों आया, इसको सेकंड नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिखा मैंने, फर्स्ट वाले में अलग तरीके से सॉल्व किया था, अब क्या करना है। ठीक है, तो पहले शब्द समझें। हम ये बोल रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का? दो तरीके का। कौन कौन सा? पहले नंबर पे है डिस्क्रीट और दूसरे नंबर पे है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। आप देखो इन दोनों में अंतर क्या है। डिस्क्रीट का मतलब होता है टूटा टूटा, इसका मतलब बीच में गैप है। ठीक है, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? टूटा टूटा, टूटा डैश टूटा। डैश इसलिए क्योंकि बीच में गैप। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने बोला एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहां पे रखा हुआ है दूसरा क्यू, देयर इज अ गैप बिटवीन इट। अगर उनके बीच में गैप है तो वो डिस्क्रीट है, टूटा टूटा है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, और जो चीज लगातार चलती रहती है वो कंटिन्यूस है। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं जिससे पता पड़ जाएगा कि तुमको समझ में आया कि नहीं। पहले बताओ कि तुम्हारे दांत डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है? तो अगर तुम बोलोगे कि वो कंटिन्यूस है क्योंकि मेरे तो कहीं से टूटे ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। टूटा टूटा का मतलब एक चीज दूसरे चीज से सेपरेटेड है कि लगातार ही चलती जा रही है, तो उसका आंसर है सेपरेटेड है। तो तुम्हारे दांतों का जो सिस्टम है वो डिस्क्रीट है। तुम ये मत बोलना कि टूटा तो है ही नहीं है। ये टूटा शब्द सामान्य शब्द यूज किया है मैंने। डिस्क्रीट मीन्स विच इज नॉट कंटिन्यूस। तो हमारे जो टीथ हैं, टीथ दे आर डिस्क्रीट। लेकिन अगर मैंने तुमसे बोला कि हेयर ग्रोथ जो हुई, वो हेयर जो एक आया, एक हेयर की ग्रोथ, वो कंटिन्यूस है ना। ऐसा थोड़ी हुआ कि जैसे यहां से एक हेयर यूं आया, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इसकी ग्रोथ चलती जा रही है ना। ठीक है, जबकि दांत जो है वो जब आए थे तो वो एक आया था, फिर दूसरा आया था, फिर तीसरा आया था। इसका मतलब एक के बाद एक आए थे, एक के बाद एक आए थे, तो वो टूटे टूटे आए ना, अलग अलग होके आए। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। ठीक है, तो डिस्क्रीट जो है वो टीथ हैं और कंटिन्यूस जो है वो हेयर है। और कोई से भी एग्जांपल्स देखते हैं अपन, ठीक है, जिसके अंदर कोई सी चीज टूटी टूटी है या कंटिन्यूस है। जैसे रंगोली बनाते हैं, रंगोली, ठीक है, तो कुछ जो बिगिनर्स होते हैं वो रंगोली कैसे बनाते हैं? ऐसे डॉट्स बना लेते हैं। ठीक है, और डॉट्स बनाने के बाद उसको लाइनों से जोड़ देते हैं डॉट्स। तो ये जब डॉट बनाते हैं ना, इट इज डिस्क्रीट। ठीक है, और जब इसको यूं करके ऐसे ज्वाइन करके कोई डिजाइन बना रहे होते हैं तो वो डिजाइन जो है वो कंटिन्यूस हो जाता। ठीक है, इस तरीके का कुछ भी जो डिजाइन बना रहे होंगे तो वो डिजाइन क्या हो जाएगा? वो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफरेंस। अब कोई और एक एग्जांपल ऐसा बताओ जिसमें कोई सी चीज डिस्क्रीट है और दूसरी चीज कंटिन्यूस है। तो उसका एग्जांपल है चार्ज। अरे यही चार्ज जो है बताया अपन ने। तो चार्ज में हमने क्या बोला कि अगर मैंने एक टुकड़ा चार्ज का निकाल लिया, ऐसे यूं करके तोड़ा और एक टुकड़ा चार्ज का निकाल लिया, उसको यहां रखा, दूसरे टुकड़े को यहां रखा, तीसरे टुकड़े को यहां रखा, तो ये जो टुकड़ा है ये क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको टुकड़े में अलग नहीं कर सकता, कंटिन्यूएशन में ही चलेगा, ये जो भी चलेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैंने ये स्केल ली, ठीक है, इस स्केल को सिर से रगड़ा, तो सिर से रगड़ा तो इसके अंदर ऐसे कोई चार्ज एक इधर और एक इधर, ऐसे थोड़ी कंटिन्यूएशन में चार्ज हो गई होगी ये पूरी की पूरी। ठीक है, तो अगर ये पूरी की पूरी चार्ज हो गई है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो कि ये जो है ये कंटिन्यूस है, ठीक है, जबकि चूड़ियां जो पहनी जाती है वो डिस्क्रीट पहनी जाती है, एक चूड़ी रहती है फिर दूसरी रहती है, लेकिन ये थोड़ी, ये तो कंटिन्यूस चूड़ी है। ठीक है ना, तो ये कंटिन्यू और डिस्क्रीट में अंतर समझ में आया। तो अभी तक अपन ने जितना सिस्टम पढ़ा है चार्ज का, वो कैसा है? वो टूटा टूटा था। अब जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो लगातार है। ठीक है, लगातार, कंटिन्यूस।
अब जैसे मान लो कि किसी ने बोला पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज इसमें ही आएगा क्योंकि एक अकेला पॉइंट है, टूटा हुआ अलग पड़ा है। दूसरे नंबर पे किसी ने बोला कि डायपोल, तो डायपोल जो है वो दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू और थोड़ी दूरी पे माइनस क्यू, ठीक है। अगर किसी ने बोला क्वाड्रपोल, क्वाड्रपोल का मतलब चार चार्जेस, तो एक इधर, इसका नीचे एक पेयर, इसका इधर एक और इसका एक इधर, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से चार्ज हो गए, चार चार्ज हो गए। तो ये हैं तो अलग अलग ही ना, इनके बीच में जो मैंने लाइन खींची वो तो डिस्टेंस है, चार्ज तो ये है, ये चार्ज, तो ये चार्ज जो है ये सब अलग अलग है। लेकिन अगर हमने कंटिन्यूएशन में ले गए तो कंटिन्यूएशन में अपन तीन तरीके से ले आ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो नंबर वन है लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, इसका मतलब लाइन से चार्ज लगा हुआ या किसी लाइन पे चार्ज हो। अब ये जो मैंने प्लस प्लस बनाया है ना, ये प्लस प्लस भी और पास है, इतनी पास है कि उसको अंतर ही नहीं कर सकते तुम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक वायर लिया, ये वायर, अब ये वायर जो है प्लास्टिक का है, इस प्लास्टिक को मैंने यूं सिर से रगड़ा ऐसे, ये पूरा चार्ज हो जाएगा, नीचे कागज रखूंगा, ये चिपक जाएंगे इसके ऊपर कागज, ठीक है। इसका मतलब चार्ज हो गया। अब ये चार्ज कैसा, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस? तो उसका आंसर कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस में कौन सा है? तो लाइन से चार्ज लगे हुए ना, यहां से यहां तक दिख नहीं रहे पर है चार्ज लाइन से, इसका मतलब ये कौन सा वायर है? लाइन चार्ज एंड इट इज कंटिन्यूस, ठीक है। नंबर 2 पे जो चार्ज होता है इसके अंदर वो होता है शीट चार्ज, शीट चार्ज, ठीक। कुछ लोग इसको प्लेनर भी बोलते हैं, प्लेन, ठीक है। इट इज एट द प्लेन, फ्लैट सरफेस, तो ये फ्लैट सरफेस पे होता है, फ्लैट सरफेस इसीलिए हमने, और इस फ्लैट सरफेस को पूरे को घिस दिया, सब पे निगेटिव चार्ज आ गया, पूरा यहां से लेके यहां तक एक एक चीज इसकी निगेटिव चार्ज से है बनी हुई, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया कि ये है शीट चार्ज। एग्जाम्पल सिंपल है, कोई सी भी शीट ले लो, जैसे मान लो मैंने सीडी ले ली, सीडी इज ए शीट, फ्लैट सरफेस है ना, शीट को सिर से रगड़ दिया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, चार्ज आ गया क्योंकि प्लास्टिक की बनी रहती है। अब इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कैसा आया? इट इज अ शीट चार्ज, सब दूर फैल गया, ठीक, कंटिन्यूस है, ऐसे टुकड़े टुकड़े में नहीं बटाओ, कंटिन्यूस चार्ज एंड इट इज शीट चार्ज, ठीक। नंबर 3 इज वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, इसका कुछ किताबों में नाम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मीनिंग वही है, ठीक है। सॉलिड चार्ज होगा, तो सॉलिड चार्ज का मतलब या वॉल्यूम चार्ज का मतलब क्या है? ये पूरे वॉल्यूम में फैला रहता है, पूरे वॉल्यूम में फैला रहता है, इसका मतलब अंदर अंदर तक रहता है, ये अंदर अंदर तक चार्ज है, चाहे वो ऐसा नहीं हो, स्फीयर में भी हो सकता हो, लेकिन स्फीयर मैंने बनाया इसलिए नहीं क्योंकि वो 3 डायमेंशन नहीं दिखता, ऐसा लगता है सर्कल बना हुआ, तो सर्कल तो शीट चार्ज कहलाएगा। लेकिन अगर ये स्फीयर है, स्फीयर गोला, ठीक है, बॉल, न कि सर्कल, न कि सर्कल, तो ये वाले केस में भी ये क्या कहलाएगा? स्फीयर के केस में शीट चार्ज कहलाएगा, ठीक। ये अगर बॉल है ना कि सर्कल तो भी ये शीट चार्ज कहलाएगा, ठीक। तो इस तरीके से वॉल्यूम चार्ज कहलाएगा। अब ये वाला जो है ये वॉल्यूम चार्ज हो गया, ये 3 डायमेंशनल फिगर्स में होता है, ये वाला 2 डायमेंशनल फिगर्स में होता है, और ये वाला 1 डायमेंशनल फिगर्स में होता है, और ये वाला जो है पॉइंट्स में होता है, ठीक। तो इस तरीके से क्लियर हुआ तुमको। अब क्या है कि जितना भी अपन ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा उसके अंदर हम पॉइंट्स चार्जेस की बात कर रहे थे, हमने लाइन चार्ज, शीट चार्ज की बात ही नहीं करी। अब हमको क्या करना है कि पॉइंट चार्ज के अलावा शीट चार्ज, लाइन चार्ज, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और सबके द्वारा दूसरे पे लगाया गया फोर्स भी निकालना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये पेन है, ये पूरा का पूरा इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो मैं क्या इसको बोलूंगा? इट इज अ लाइन चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस पॉइंट इज एट द एक्सियल पोजीशन, जो कि डायपोल की एक्सियल पोजीशन थी ना, ऐसे इसकी एक्सियल पोजीशन है। तो एक बार मुझे इसकी एक्सियल पोजीशन पे निकालना, एक बार मुझे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे निकालना, एक बार मुझे एनी पोजीशन पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ठीक है। उसके बाद डायपोल तो हो गया, उसके बाद शीट चार्ज, तो शीट रखी हुई है, उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज गोला है, बॉल है, बॉल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से क्वेश्चंस इसके ऊपर बनेंगे। तो हमको आज क्या चालू करना है? डिस्क्रीट वाला सिस्टम चालू करना। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसका डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम चालू करते हैं, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम चालू करते हैं। डिस्क्रीट तो कंप्लीट हो गया, चलिए बना लिया आपने। अब
क्या होता है कि इस वाले टॉपिक को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन चाहिए होता है, इंटीग्रेशन से होता है ये, और इंटीग्रेशन छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा हमको आना चाहिए, और बेसिकली उसका प्रैक्टिकल अप्रोच आनी चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मूला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, फॉर्मूले से कुछ नहीं, मतलब करते क्या है और क्यों करते हैं का मतलब समझ में आना चाहिए। तो मैं तुमको शॉर्ट में इंटीग्रेशन रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि उसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक तो तुम्हें इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, दूसरा इन 3 चीजों की विशेषता सीखनी पड़ेगी, और 3 चीजों की विशेषता दैट इज डेंसिटी। ठीक है, तो वो डेंसिटी भी यहां पे समझा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं डेंसिटी समझा दूं। ठीक है, तो पहली जो स्टेप हम लिखेंगे वो लिखेंगे टाइप्स ऑफ डेंसिटी। अब बेसिकली डेंसिटी का मतलब यहां पे चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, टाइप ऑफ डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी, लेकिन तुम्हें पहले सामान्य प्रैक्टिकल रूप में समझना पड़ेगा कि डेंसिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, और वो किस तरीके से उपयोग में लाते हैं। तो उस डेंसिटी को जो है हम इधर लेके आ पाएंगे। इसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको लैम्डा बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, ये होती क्या है, कैसे यूज करना है, वो अपन सीखें। तो उसके लिए मुझे ये बताएं कि डेंसिटी 3 प्रकार की है। पहले मैं 3 चीजें तुमसे पूछ लूं जरा। 5वीं तक का मैथ्स तो सबने पढ़ा है ना, 5वीं तक का, 8वीं तक का। ठीक है, मैथ्स पढ़ा है ना, तो 2-3 क्वेश्चन के आंसर बताओ, वो आते होंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, और वो नहीं आते होंगे तो पहले वो सीख लेना, फिर उसके आगे बढ़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम आगे तो बढ़ गए होते हैं लेकिन हमें ढंग से आता नहीं है। जैसे मान लो कि अपना एक दुकान खोल ली हमने, काई की दुकान खोली हमने, खोली रॉड की दुकान, रॉड की दुकान। ठीक है, इस पर रॉड मिलती हैं, काई के लिए मिलती है, पर्दे लटकाने के लिए रॉड मिलती है ऐसी। ठीक है, अब क्या है कि जो तुम्हारे पापा है उनने रॉड की दुकान खोली, वो आज नहीं है शॉप पे, तो तुम शॉप पे बैठ गए, उनने तुमको रेट बता दी कि किस भाव से बेचना है। तो रॉड किस भाव से बेचनी है, तो जो रॉड है वो ये बता गए कि भाई ये 12 फीट की रॉड है, 12 फीट की रॉड है। ठीक, और 120 रुपए की है। कितने रुपए की है, 120 रुपए। 12 फीट की रॉड 120 रुपए की। ठीक है, ये बता गए, बाकी कुछ ज्यादा बता के नहीं है। सॉरी, ये इंक से कभी कभी गड़बड़ होती। हाँ, तो देखें, रॉड की दुकान है तुम्हारी, 120 रुपए की रॉड है, 12 फीट की है। ग्राहक आया, ग्राहक ने बोला कि मुझे 2 फीट रॉड चाहिए, बताओ कितने की। बस ये आ गया ना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, इतना आसान है इंटीग्रेशन। वो बस ये आता चाहिए, ये जैसे आता है ऐसा कैसे ही आ जाता। तो बोलो 12 फीट की रॉड 120 रुपए की, तो 2 फीट की कितने की। तो उसका आंसर ये है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड बोलते हैं तो बोलोगे कि इतनी आसान बात समझा रहे हो। बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वो बोलता है कि वॉल्यूम इज रो डीवी, और इसका इंटीग्रेशन माइनस यहां से लेके माइनस यहां तक या प्लस यहां तक। अब ये जैसे ही ऐसा दिखता है ना, तो सिर खुजाने लगते हैं, कर क्या रहे। ये बेसिकली कर कुछ नहीं, इतनी सरल सी बात कर रहे होते हैं। इसलिए पहले ये सीख लो, तो कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो उसको रटना पड़ता है। ठीक है, और तुम रट के जो है वो गलत क्वेश्चन कर दोगे। जिसको आता है उसको कभी रटना नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक बार सीख लोगे तो हमेशा का झंझट खत्म, नहीं तो रट के कुछ नहीं सीख पाओगे। चलो 2 फीट की रॉड कितने की, तो हम देखो कैसे यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं, ये सीख लें एक बार। तो 12 फीट की रॉड 120 रुपए की, तो 1 फीट की रॉड 120 डिवाइडेड बाय 12 की, इसका मतलब 10 रुपए की। ठीक है, अब 2 फीट चाहिए ना, तो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 फीट की रॉड आएगी। इधर 10 रुपए जो आया उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिला के कितने की आएगी, 20 रुपए की। क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई, रॉड की दुकान समझ में आई। अब सेम यहां पे लार्ज लीनियर चार्ज है, तो टाइप्स ऑफ डेंसिटी में जो फर्स्ट टाइप की डेंसिटी है, इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं लैम्डा से, जिसका मीनिंग होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब वो ये चीज होती है, ये चार्ज पर यूनिट 12 फीट, पैसे पर यूनिट 12 फीट, ये पैसे पर यूनिट 12 फीट है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन बनाई मैंने, ये ऐसी बनाई, कंटिन्यूस चार्ज है,
लेकिन मैंने क्या किया है कि इसके अंदर और भी बहुत सारे चार्ज डाल दिए, और भी बहुत सारे, तो ये क्या हुआ, चार्ज की भीड़ लग गई, लेकिन लाइन में ही भीड़ लगी है। लाइन में भीड़ लगी है तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी यदि बढ़ जाएगी तो उस केस में ज्यादा चार्ज कम लेंथ में आ जाएगा। अब उसने क्या बोला कि एक रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और उसका एक छोटा टुकड़ा हमने कंसीडर किया। तो बेसिकली ये रॉड है, इसका यदि तुम छोटा टुकड़ा, छोटे टुकड़े को फिजिक्स में dx बोलते हैं, तो ये छोटा टुकड़ा dx यदि तुमने कंसीडर किया तो ये बताओ कि इस पे चार्ज कितना आया। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर जो चार्ज आया q, इट इज इक्वल टू लैम्डा dx। ये इसके ऊपर चार्ज आ गया, लैम्डा dx। ठीक है, अब देखो शुरुआत से ये बता देते तो एकदम कठिन लगता, अब ये आसान लग रहा होगा, कुछ लोगों को अभी भी नहीं लग रहा होगा आसान, तो इसको इससे लिंक करने की कोशिश करें। हमारे पास L मीटर की रॉड थी, ठीक है, L मीटर की रॉड थी, यहां पे लिंक करो उसको, देखो 12 फीट की रॉड थी ना, तो उसको क्या बोलो, L मीटर की रॉड थी। उसके ऊपर रुपीज में लिखा हुआ था 120, तो उसके ऊपर चार्ज लिखा था Q। ठीक, उसके ऊपर चार्ज लिखा था Q। अब हमने बोला कि 1 फीट की अगर रॉड होगी तो 1 फीट की या 1 यूनिट की या 1 मीटर की कुछ भी रॉड होगी तो वो Q अपॉन L की आएगी। अरे L फीट की रॉड कितने की थी, में कितने चार्ज थे, Q। L फीट में Q थे तो 1 फीट में Q बाय L होंगे, Q बाय L होंगे। तो अगर ये Q बाय L को मैं लैम्डा बोल देता हूं, अगर मैं इसको लैम्डा बोल देता हूं और मुझे चाहिए 12 फीट या मुझे चाहिए 6 फीट, तो अगर मुझे 6 फीट चाहिए तो मुझे इस लैम्डा में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इतने रुपए की आएगी ना, इतना चार्ज होगा उसके ऊपर। अब अगर मुझे यहाँ पे मैंने dx का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरी लंबाई यदि dx फीट है तो ये लैम्डा इंटू dx उसके अंदर टोटल चार्ज होगा ना, इतना उसके अंदर टोटल पैसा होगा, इतना इसके अंदर टोटल चार्ज होगा। क्लियर हुई बात? फिर से देखें, एक बार समझाऊंगा मैं, 3-4 बार समझाऊं भले, लेकिन अच्छे से दिमाग में घुसा लेना, क्योंकि इसके बाद कभी नहीं समझाऊंगा, उसके बाद मैं सीधे लैम्डा इंटू dx कर दूंगा या इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, एक बार और समझे उसको। जैसे मान लो कि मैंने बोला ये रॉड है, ये रॉड 30 मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी है और ये 600 किलो की है। तो ये बताओ कि 6 मीटर की रॉड कितने किलो की होगी? तो तुम क्या करते हो, ध्यान से सुनो, तुम बोलते हो 30 मीटर की रॉड 600 किलो की है। अब इसी को चार्ज में लेना, चार्ज में क्या बोलते हैं, L मीटर की रॉड पे Q चार्ज है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, Q चार्ज। अब अपन जब ऊपर इसको बोलेंगे कि 1 मीटर की रॉड, 1 मीटर की रॉड पे 600 kg डिवाइडेड बाय 30 और नीचे मीटर आ जाएगा, तो 1 मीटर की रॉड कितने किलो की होगी? तो 1 मीटर और यहां केजी रहने दो क्योंकि मीटर इधर ही रहने दिया है, तो ये कैंसल आउट होके आ जाएगा 20 kg की। तो बेसिकली ये 20 kg पर मीटर है वो, ठीक है, क्योंकि मीटर सहित लेके आए हैं, तो 20 kg पर मीटर है। ठीक है, इसका मतलब हर 1 मीटर 20 किलो का, यही मीनिंग हुआ ना इसका, हर 1 मीटर कितने किलो का, 20 किलो का। अब यहां पे देखो, इसी को मैं यहां पे ले रहा हूं, इसको L को 1 कर रहा हूं, तो 1 मीटर कितना हुआ, Q बाय L कूलाम पर मीटर हुआ। ठीक है, Q बाय L कूलाम पर मीटर, और इस Q बाय L को उन्होंने शॉर्ट में बोल दिया कि हम इसको लैम्डा बोलेंगे, इस Q बाय L को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। ठीक, अब हमने बोला कि हमें चाहिए 6 मीटर, हमने क्या बोला, हमें चाहिए 6 मीटर, तो यहां पे मैंने उसको लिखा कि 6 मीटर चाहिए, तो ये ब्लैक वाला जो लिख रहा हूं ना इससे, ठीक है, तो इसको मैंने बोला कि 6 मीटर चाहिए। 6 मीटर चाहिए तो तुमने क्या किया कि जो 20 आया इसी में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो तुमको कितना मिल गया, 120 किलो की होगी वो। अब ऐसे ही यदि मैंने इस नीले वाले में यानी रॉड के केस में बोला कि मुझे dx मीटर की रॉड चाहिए, तो तुम Q बाय L में dx का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, Q बाय L में dx का मल्टीप्लाई, तो Q बाय L को क्या बोलते हैं तुम, लैम्डा बोलते हो, तो लैम्डा इंटू dx, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा कि इतने उससे पे कितना चार्ज, बचे हुए पे भी है लेकिन बचे हुए पे निकालना ही नहीं है,
सिर्फ लाल हिस्से पे कितना चार्ज है ये निकालना है, रॉड पूरी भरी हुई है। तो ये क्लियर हुई बात। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं कि लैम्डा इंटू डी एक्स इज द चार्ज, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर हुई बात। तो अब इसको लिख लें आप, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख लें, फिर अपन उसके बाद दूसरी चार्ज डेंसिटीज पढ़ते हैं। चलो मिटा रहा हूं मैं। अब उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो उसको पहला नंबर पे क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड नंबर पे क्या होगा, एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया या फिर इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो नोटेशन है दैट इज सिग्मा एंड इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। अब चार्ज पर यूनिट एरिया कब लगाते हैं, जब हमारे पास शीट अवेलेबल हो, शीट फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस होगी तो उसके ऊपर चार्ज होगा, ये चार्ज। अब फ्लैट सरफेस पे चार्ज यदि होगा तो इसकी कुछ चार्ज डेंसिटी यानी कितने एरिया पे कितना चार्ज है। तो अगर मान लो कि हमें एक पतला एरिया कंसीडर करना पड़ा और पतले एरिया की एक स्ट्रिप काटी मैंने ऐसी, ठीक है, ये स्ट्रिप काटी और ये जो एरिया इसका कंसीडर किया, इसका एरिया स्ट्रिप का डी ए है, डी ए इज द स्मॉल एरिया। तो मैंने तुमसे पूछा कि इस स्मॉल एरिया में कितना चार्ज आया, तो तुमने बोला कि इस स्मॉल एरिया में जो चार्ज आया, चार्ज ऑन स्मॉल एरिया इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू दैट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली रेट है उसका, ठीक है। जैसे 12 रुपए मीटर, अब 12 रुपए मीटर तो 6 मीटर कितने का आएगा, तो 12 रुपए मीटर इंटू 6, ठीक है। अब ये वाला एरिया के टर्म्स में, और तीसरे नंबर का जो होता है वो वॉल्यूम के टर्म्स में होता है। तो तीसरे नंबर का क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब पूरे वॉल्यूम में ही चार्ज घुसा हुआ है और उसका घनत्व वहां पे क्या है, डेंसिटी क्या है, तो उसको सिग्मा से लिखते हैं, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट क्या आएगी इसकी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या आएगी इसकी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुई बात। तो यहां तक समझ में आ गया तुमको क्या बताया मैंने। अब इसके ऊपर यहां पे देखें, इसकी यूनिट क्या आएगी, ऊपर आया क्या कूलाम और नीचे क्या आया मीटर स्क्वायर। यहां पे मीटर क्यूब आएगा भाई, क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है। तो एक में मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर क्यूब आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, कूलाम पर मीटर। क्लियर है, ये इसकी यूनिट्स है, यूनिट से भी पता पड़ जाता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे दिखाई जाएगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब पूरे के पूरे वॉल्यूम में, पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज घुसा पड़ा, ठीक है। अंदर अंदर तक चार्ज है यहां तक। जैसे कि मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का जो लड्डू है उसके अंदर अंदर तक जो है वो मोती भरा रहता है, मतलब मटेरियल भरा रहता है, मटेरियल भरा रहता है। तो ऐसा वाला जो है, ऐसा सिस्टम जो है वो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसका अगर तुम्हें एक छोटा वॉल्यूम पता हो, छोटा वॉल्यूम यदि पता हो, कैसा, जैसे ये मान लो मैंने स्ट्रिप काटी इसकी ऐसी, लेकिन इधर से भी कट जाएगी वो, तो ये वाले वॉल्यूम में कितना चार्ज आया ये पता करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीवी, जहां पे डीवी क्या है उसका वॉल्यूम है, डीए क्या है इसका एरिया था, और डीवी क्या है स्मॉल वॉल्यूम। तो स्मॉल वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, इट इज, ये डीवी स्मॉल वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, इट इज सिग्मा इंटू डीवी, ठीक है। रो, सॉरी, रो इंटू डीवी। तो ये वाला क्या कहलाता है, रो, ठीक है, रोना नहीं है वो सीखना। और ये वाला क्या, ये है सिग्मा। क्लियर हुई बात। अब यहां पे जितना आपने को समझाया उसका एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया, एक बार और बता देता हूं। दुकान तीन खोली अपन ने, पहले तो एक ही खोली थी ना, अब 3 खोली। तो 3 दुकान खोली, पहली खोली रॉड की, दूसरी खोली जमीन पे फ्लोरिंग करते हैं ना, तो बिछाते हैं प्लास्टिक का कुछ चटाई, या बोल दो, या उसको लिनोलियम बोलते हैं उसको। तो चटाई की दुकान खोली जिसके अंदर से जितना बोलोगे उतने हिस्से का फ्लोर दे देंगे, तो फ्लोरिंग की दुकान खोली,
फ्लोरिंग, चटाई, ठीक है, जितनी बड़ी चटाई बोलोगे उतनी देंगे। तीसरे नंबर पर अपन ने खोली पनीर की दुकान, ठीक है, पनीर, मटर पनीर वाला। अब ये तीनों में अंतर क्या? ये लंबाई के द्वारा बेचा जाता है, ये एरिया के द्वारा बेचा जाता है, ये वॉल्यूम के द्वारा बेचा जाता है, ठीक है। अपन ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि पनीर की दुकान में जाके कि 2 फीट पनीर दे देना, ठीक है ना। या फिर अपन ऐसा जाके नहीं बोल सकते कि रॉड वाले की दुकान पे कि इसके अंदर जो है वो हमको 4 बाय 4 मीटर का एक रॉड चाहिए। अब 4 बाय 4 मीटर का रॉड है तो एरिया ले रहे हो ना, तुम एरिया ले रहे हो तो फ्लोर ले रहे हो। इसका मतलब सबकी यूनिट्स क्लियर है। अब जैसे दुकानदार से बोला कि रेट बताओ, तो रेट बताया उसने, रॉड के रेट बताया 12 रुपए प्रति मीटर बोलेगा ना, क्योंकि रॉड तो मीटर में नापेंगे, और ये जो है फ्लोर ये तो एरिया में नापोगे, तो इसको क्या बोलेगा वो कि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन पनीर का टुकड़ा अगर इतना बड़ा रखा हुआ है तो उसका तो ऐसा टुकड़ा काट के देगा ना वो तुमको, ऐसा, तो ये ऐसा टुकड़ा जो काट के देगा तो वो तो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम है, तो ये तो 20 रुपए पर मीटर क्यूब ऐसा देगा या सेंटीमीटर क्यूब देगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम में दिया जाता है, ये एरिया में दिया जाता है, ये मीटर में, रॉड में दिया जाता है, लेंथ में दिया जाता है। इसी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे में होता है। तो हम बोलते हैं रुपीस पर मीटर की जगह क्या बोल दो, कुलाम पर मीटर बोल दो। रुपीस पर मीटर की जगह क्या बोल दो, कुलाम पर मीटर बोल दो, ठीक है। और यहां रुपीस पर मीटर स्क्वायर की जगह क्या बोल दो, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। और यहां पे लास्ट में हमको क्या मिलता है, ठीक है, वॉल्यूम मिलता है, तो यहां पे कुलाम में चार्ज मिलेगा, ये कुलाम, इधर भी कुलाम कर दो। अब ये अगर इनके रेट्स हैं और मैंने तुमसे बोला कि 12 कुलाम प्रति मीटर है, 12 कुलाम प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में 12 कुलाम आते हैं, तो आधे मीटर में कितने आएंगे, तो तुम इसी में आधे का मल्टीप्लाई करोगे ना, इस 12 कुलाम प्रति मीटर में आधे का मल्टीप्लाई करके ही तो 6 बोलोगे। और ये आधा क्या है, तुम्हारी वो लेंथ है, और ये वाला क्या है, इसको हम लैम्डा बोलते हैं, तो लैम्डा इंटू दिस इज क्यू। तो ये चीजें समझ में आई। अब वहां पे जैसे क्वेश्चन आया तो देख कि तुम बताना कि तुम उसमें सिग्मा लगाओगे कि रो लगाओगे कि तुम इसके अंदर जो है वो ये लेमडा लगाओगे, बताओ। हॉलो बॉल, अब ध्यान से सोच के बताना, हॉलो बॉल, ये बॉल हॉलो है, ठीक है। और ऐसी की ऐसी सॉलिड बॉल भी होती है, तो ये वाली बॉल तो हॉलो है पक्का, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने खोल के देखी है, देखो हॉलो है। हॉलो बॉल में बताओ तुम लेमडा लगाओगे, सिग्मा लगाओगे कि रो लगाओगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले रहे हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे हो, कि तुम लीनियर चार्ज डेंसिटी ले रहे हो। ये अगर तुमने बता दिया तो कुछ हद तक मैं मानूंगा कि तुम्हें कुछ समझ में आने लगा। बताओ फटाफट क्या लोगे इसके अंदर, तो ध्यान से समझना। इसके अंदर अपन लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तुम बोलोगे ये तो सॉलिड है, सॉलिड का अंदर से खोखली है तो वॉल्यूम थोड़ी है इसके अंदर, ये तो सरफेस पे चार्ज है इसके, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी ना इसके अंदर, सरफेस पे तो शीट मान लूंगा मैं उसको। लेकिन ये अगर ये अंदर तक भरा हुआ है चार्ज, अंदर तक भरा हुआ है चार्ज, मतलब अगर ये सॉलिड होती तो पर यूनिट वॉल्यूम होती, ठीक है। तो इसकी तो सरफेस पे चार्ज है, तो यदि सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अदरवाइज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वहां पे क्वेश्चन देख लेना कि किस तरीके का, जैसे मान लो रिंग है, रिंग पे चार्ज है, बोलो कौन सा लोगे, लेमडा लोगे, सिग्मा लोगे, ठीक है, क्या लोगे बोलो, लेमडा लोगे कि सिग्मा लोगे कि रो लोगे इस रिंग में, बोलो। तो इस रिंग में देखो ये तो पक्का नहीं लोगे, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि इट इज ए रॉड, थिन रॉड उसको गोल कर दी गई है, ठीक है। तो थिन रॉड को गोल कर दी गई है, इसलिए इसके अंदर रॉड वाला कंसेप्ट ही लगेगा, ठीक है, रॉड वाला कंसेप्ट ही लगेगा। यहां पे एक रॉड पड़ी थी, कहां चली गई वो, एक मिनट रुके, एक बड़ी अच्छी रॉड है, हाँ ये रही, ये रही रॉड, ये देखो, ये ऐसी रॉड थी, यही तो गोलों के रिंग बनी है ना। रिंग मतलब क्या, रॉड है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लेना, ठीक। अब तुमको समझ में आ गया होगा, अब मैं इसको ज्यादा नहीं समझा रहा, अब इसको लिख लो और आगे बढ़े, अपन क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब अपन क्वेश्चन करें। इसके क्वेश्चन करने के पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन कब लगता है, ठीक है।
तो ये तो समझ में आ गया कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेशन लगता है, लेकिन क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन लगा के, मतलब मीनिंग क्या होता है उसको। तो एक बार मैं उसकी जरा मीनिंग समझा दूं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब तक आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है, जब तक आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक जो है वो फिजिक्स का आना संभव नहीं है, ठीक है, तो हमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना जरूरी है। आप समझे इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। तो पहली चीज हम ये लिखेंगे कि इंटीग्रेशन इज यूज्ड इन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इंटीग्रेशन कहां पे यूज होता है? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में, हर चीज जो कंटिन्यूस होती है उसमें इंटीग्रेशन लगता है। अब क्यों लगाना पड़ता है, मजबूरी समझे उसकी, ठीक है। यहां पे मैं तुम्हें चार्ज की जगह मास का एक उदाहरण देता हूं, मास का, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक उदाहरण देता हूं। तुम पहले ये बताओ कि एक अलमारी है लोहे की, सॉलिड, यहां से यहां तक पूरा लोहा ही भरा हुआ। अलमारी मतलब खुलती नहीं है, ब्लॉक है, ऐसा कुछ भी मान लो उसको, ठीक, ये इस तरीके से ब्लॉक। इसकी हाइट जो है वो है 10 मीटर और इसका मास जो है वो है 40 किलो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मुझे। कौन सी एनर्जी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन ही मान लो इसको तो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बताओ। ये जमीन, करो फटाफट। तो देखें, पॉज का बटन दबा के कर लो, 2 मिनट लगेंगे, करो फटाफट। तो एक और क्वेश्चन दे देता हूं इतनी देर में। ये मास है मान लो कि 4 किलो का है और ये इसकी हाइट मान लें कि 10 मीटर है जमीन से। ये जमीन है, ग्राउंड। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालें इसकी पोटेंशियल एनर्जी। हो गया, चलिए अब देखें पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m कितना है उसका मास, मास 4, g की वैल्यू में 9.8 की जगह 10 ले लेता हूं और हाइट जो है उसकी 10 मीटर है इस क्वेश्चन में, तो इंटू 10 और कर दिया तो कुल मिला के 400 जूल्स आया, क्योंकि एनर्जी को जूल्स में लिखेंगे। क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया? हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन आपने ऐसा ही सॉल्व किया है जैसे मैंने लिखा है? ठीक है, 400 जूल। क्या यही आंसर आया? क्या तुम्हें लगता सही आंसर आया? अरे हाँ ना, सही तो आया, इतना घबरा क्यों रहे हो? सही है, और क्या, ऐसे ही तो सॉल्व होगा। पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी बोल दो उसको, ठीक है। अगर इसको रेफरेंस लाइन ली है, ग्राउंड को हमने रेफरेंस लाइन ली है, तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पे 0 होती है, तो 0 के मुकाबले उसकी 400 जूल ज्यादा है, सिंपल है, ठीक है। उसमें क्या करना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले में लगाओ फटाफट, इसका आंसर बोलो। चलो लगा लिया ना। अब इसको देखें, क्या है इसका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास, मास मास 40 किलो, m g की जगह कितना 10, 9.8 की जगह, और हाइट कितनी है इसकी 10 मीटर, और हाइट यदि इसकी 10 मीटर है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 4 के बाद 3 0 और यूनिट क्या आती है इसकी, जूल्स। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 4000 जूल्स। क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया? ठीक है, अगर आपने ऐसे ही सॉल्व किया है तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है और ये वाला सही क्यों है? क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अंतर ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का टूटा हुआ एक चार्ज पड़ा, पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ, उसके ऊपर ये फॉर्मूले लग जाते हैं। लेकिन ये तो कंटिन्यूएशन में चार्ज
कंटिन्यूएशन में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, नीचे भी मास है, इधर भी मास है, इधर भी मास है, तो ऐसे में ये थोड़ी लगेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको। आई बात समझ में? वो बात अलग है कि इंटीग्रेशन से बचने के लिए कुछ शॉर्टकट टेक्निक लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो उसको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो इसको यहां से यहां तक निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा, ये मजबूरी समझ में आ जाएगी तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी समझ में आ जाएगा किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों इसको इंटीग्रेट करना पड़ा, इसको क्यों नहीं करना पड़ा? तो इसके अंदर ये देखो कि इस व्यक्ति से पूछा, एक अकेला पड़ा था 4 किलो का, इससे पूछा कि तू कितने हाइट पे है, तो इसने बोला कि मैं 10 मीटर की हाइट पे हूं। तो हमने लिख दिया कि ठीक है, तू 10 मीटर की हाइट पे, जी का मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 400, क्योंकि वो 10 मीटर की हाइट पे था। अब यहां पे तुमने क्या किया, तुमने बोला कि ये 40 किलो का है, ये जी की जगह 10 ही है, और ये 10 मीटर की हाइट पे, तो 10 मीटर की हाइट पे तो ये वाली लाइन होगी ना, 10 मीटर की हाइट पे जो व्यास यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा है, या जो मास यहां बैठा हुआ है, जो यहां बैठा हुआ है, वो 10 मीटर पे थोड़ी है। ठीक है, तो ये वाला जो मास है, क्या ये 10 मीटर पे है? तो उसका आंसर है नहीं, ये 10 मीटर पे नहीं है, 10 मीटर से कम पे, मान लो कि 8 मीटर पे है। तो इसको फिर तुमने 10 कैसे ले लिया? तुमने तो पूरे मास को 10 ले लिया ना। यहाँ ऐसा थोड़ी सिस्टम है। यहाँ पे ये जो मास बैठा हुआ है, यहाँ पे ये वाली जो स्लाइस बैठी हुई है, ये स्लाइस 10 मीटर पे बैठी होगी, लेकिन इसके नीचे वाली 9 मीटर पे बैठी है, उसके नीचे वाली 8 मीटर पे बैठी है, तो अलग अलग टुकड़े पे बैठी हुई है। तो अलग अलग हाइट पे तो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, mg, h1, h2, h3, और सारी की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके उस डब्बे की एनर्जी आएगी। ठीक, तो ये क्लियर हुई बात कि यहाँ पे क्यों नहीं तुम सादे फॉर्मूले यूज कर सकते। तो तुम्हें ये भी पता पड़ जाएगा कि हमको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेशन क्यों लगाना पड़ता है, हम सादे फॉर्मूले क्यों नहीं लगा सकते। अब अगर नहीं लगा सकते तो इसको करेंगे कैसे, किस तरीके से हमको सॉल्व करना था। जैसे मास के लिए करते हैं वैसे चार्ज के लिए करते हैं, जिसको मास आता है उसको चार्ज आता है, उसको नई बात बताने की जरूरत नहीं। तो इंटीग्रेशन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लगाना है, या मास में लगा के दिखा रहा हूं पहले मैं, ये यही वाला क्वेश्चन इसी टाइप का। तो सबसे पहले मान लो कि अलमारी है। अब ये अलमारी जो है, इसकी जगह मान ले कि ब्रेड है, ब्रेड समझ में आती है। अब हमने क्या किया कि ये ब्रेड ऐसे रखी हुई है, ऐसे में, ठीक है। तो ये ब्रेड के अंदर अलग अलग स्लाइस है, ठीक है। ये क्या ब्रेड है, ब्रेड बटर वाली ब्रेड। अब इसमें क्या अलग अलग साइज स्लाइस हैं। तो हमने क्या बोला कि अलग अलग स्लाइस कर देने से फायदा है। जैसे अपन ने यहां पे स्लाइस कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्लाइस कर दिए और ये ऐसी बना दी। अब उससे क्या फायदा हुआ कि जो तुम्हारी 10 मीटर की लंबाई थी, 10 मीटर की लंबाई थी और 40 किलो उसका जो वजन था, और उसकी अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे, शायद यही था क्वेश्चन। तो 40 मीटर वजन था और 10 मीटर की वो थी। तो हमने क्या गलती करी, हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m, पूरा ले लिया, g की जगह 10 ले लिया, और हाइट की जगह हमने कितना ले लिया, 10 मीटर, जबकि हमको यह हाइट ऐसी नहीं लेनी थी, अलग अलग टुकड़ों की अलग अलग लेनी थी। इसलिए मैंने क्या किया, उसके टुकड़े कर दिए। या तो उसको बोल दो कि बॉडी के टुकड़े कर दिए, या बोल दो कि ब्रेड जैसी चीज ले ली। अब क्या होगा, अब सिंपल है, ये वाला जो टुकड़ा है, इस टुकड़े का अपन कैलकुलेशन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अलग आएगी, इसके ऊपर वाले की अलग आएगी, इस वाले की अलग आएगी, ऐसी सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो हमने इसके कितने टुकड़े करे भाई, 10 टुकड़े करे। ये पूरा वाला सिस्टम तो जम नहीं रहा, तो हमने इसके 10 टुकड़े करे 10 टुकड़े करे, ठीक। एक टुकड़ा की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दूसरे की निकालेंगे, और ऐसी 10 की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे, तो हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब नीचे वाले टुकड़े की जमीन से हाइट, तो नीचे वाले टुकड़े की निकाली तो इट इज m, तो उस टुकड़े का मास चाहिए ना, पूरे का मास थोड़ी ले सकते हो, उसी टुकड़े का मास ले सकते हो। तो इस पर्टिकुलर टुकड़े का मास क्या होगा, तो हम ये बोलेंगे कि पूरा 40 किलो का है, हमने उसके 10 टुकड़े करे, तो हर टुकड़ा जो है वो 4 किलो का हुआ, 4 किलो का एक टुकड़ा हुआ। आ रही बात समझ में, एक टुकड़ा 4 किलो का हुआ। तो अपन ने जब पहले की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो उसका जो मास लिखा, उस टुकड़े का मास इंटू जी इंटू उस टुकड़े की हाइट, प्लस दूसरे टुकड़े का मास उसकी जी इंटू उसकी हाइट, ऐसे करते करते 10 तक जोड़ दिया। तो पहले टुकड़े का मास मैंने लिखा 4, जी की जगह लिखा 10, और उसकी हाइट, तो उसकी हाइट अब चूंकि 10 मीटर के 10 टुकड़े कर दिए हैं, इसलिए यहां से यहां तक की हाइट क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी।
तो ये 1 मीटर का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 प्लस अगला जो टुकड़ा है 4 इंटू जी की जगह 10 इंटू उसकी हाइट 2 मीटर हो जाएगी प्लस ऑन। इस तरीके से 1 2 3 करते करते 10 तक जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे वो आंसर पिछली बार जो अपन निकाल लिया था उससे सही होगा, उससे सही होगा। लेकिन वैसे तो गलत ही है वो भी। अब बोलो क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि ये टुकड़े की जो हाइट है वो तुमने 1 मीटर ले ली, तो जैसे ही तुमने बोला कि भाई ये तो 1 मीटर का है ऊंचाई, तो 1 मीटर पे जो डॉट्स बैठे थे, 1 मीटर पे जो मास बैठे थे छोटे छोटे, वो तो बोले हाँ हम तो 1 मीटर पे है। लेकिन ये वाला जो बैठा हुआ है यहाँ पे, जो इसके और इसके बीच में, ये बोला ये मैं तो 1 मीटर पे थोड़ी हूं, मैं तो हाफ मीटर पे हूं। तुमने मेरा 1 मीटर कैसे ले लिया एमजीएच में, मेरे को हाफ मीटर लो। अब नई समस्या खड़ी हो गई, इसको अगर अपन हाफ मीटर ले लें तो यहां से यहां तक कि अगर अपन इसके और 10 टुकड़े कर दें, यानी कि टोटल 20 टुकड़े कर दें, तो सबको हाफ हाफ मीटर पे ले लें, लेकिन वो हाफ मीटर के नीचे वाला चिल्लाएगा कि मैं तो 1/4 मीटर पे हूं। और बारीक बारीक टुकड़े कर दिए, पेज जैसे कर दिए, पेज जैसे, ठीक है। तो पेज जैसे टुकड़े कर देंगे तो उन पेजों के बीच में भी विड्थ है थोड़ी सी, तो ऊपर वाली सरफेस अलग हाइट पे है और नीचे वाली सरफेस अलग हाइट पे, ठीक है। इस पेज में भी तो विड्थ है हल्की सी, ऊपर वाली सरफेस अलग हाइट पे, इधर से अलग हाइट पे। अपन ने बोला ठीक है पेज को भी यूं छील दो और बारीक पेज कर दो, इसके अंदर से यूं छील दो और बारीक पेज कर दो, ऐसे चांदी का बरक जैसा कर दो, लेकिन फिर भी तो ऊपर वाले की हाइट नीचे वाले की हाइट से अलग है। भले ही वो पॉइंट में अलग हो पर अलग तो है ना, तो गलत तो कर ही रहे हो ना तुम। तो फिर क्या करें? तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके इतने टुकड़े करने पड़ेंगे, इतने टुकड़े करने पड़ेंगे कि एक जो पतली पट्टी निकलेगी, ठीक है, एक जो ये पतली पट्टी निकलेगी, रद्दी के कागज एक के ऊपर एक जमा देंगे, उसमें एक जो पतली पट्टी निकलेगी उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? इतनी छोटी कि इट शुड बी इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब ये होता है कि इतनी छोटी कि अपन सोच भी नहीं सकते उतनी छोटी विड्थ, dx। तो उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स वाले? dx। तो ये जो dx विड्थ है इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और फिर ऐसे सारे टुकड़ों की पोटेंशियल एनर्जी जोड़ते जाएंगे, तो उस केस में वो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। हमको उसके इनफाइनाइट स्मॉल टुकड़े करने पड़ेंगे। इनफाइनाइट स्मॉल का मतलब समझ में आता है? 100 200 500 के जो पतले पतले निकले, करोड़ों अरबों के बाद जब अपन इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो इन्फिनिटी में ऐसा होता है कि फिर उसके अंदर वैल्यू सेम आने लगती है, मतलब उसका अपन काफी करीब आ जाते हैं बिल्कुल पतले के, ठीक है। तो इसका पट्टी कितनी बड़ी काटनी है? बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल। लेकिन दिखाते कैसे हैं किताबों में? इतनी मोटी पट्टी काटी dx विड्थ की, तो ये dx विड्थ की पट्टी काटी, बट इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल। दिखाते इसलिए क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्मॉल दिखाएंगे कैसे? वो तो ये भी इतनी लाइन मोटी है कि इसमें भी 500 पट्टियां आ जाएंगी, इसके अंदर हजारों करोड़ों आ जाएगी इसके अंदर, इतनी पतली पट्टी काटनी पड़ती है, ठीक। तो एक पट्टी काटने का मीनिंग समझ में आया। dx विड्थ की पट्टी काटेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। हम ऐसा मान लेंगे कि वो इतनी पतली है कि नीचे की हाइट और ऊपर की हाइट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और फिर उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। सेम मेथड अपन पूरी इंटीग्रेशन में लगाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, जो पट्टी कंसीडर करते हैं बीच में से कोई सी कर लेते हैं, बीच में से कोई सी एक पट्टी कंसीडर करना है, उसके पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, या उसका फोर्स निकालना है, या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो भी निकालना बीच की पट्टी में से निकलेगा। बीच की का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बीच की, ऊपर और नीचे थोड़ी बहुत चलेगी, लेकिन लास्ट की नहीं, क्योंकि लास्ट पे लिमिट्स बनती हैं। इस पट्टी से लेके इस पट्टी तक, इस विड्थ से लेके इस विड्थ तक लिमिट्स बनेगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनी। बेसिक इंटीग्रेशन के वीडियोस देख लें, उसके बाद जो है वो ये समझ में आने लगेगा अच्छे से। अगर जिसको बिल्कुल ही बेसिक भी नहीं आता उसको तो ये भी कठिन लग रहा होगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि हमको इस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसकी पट्टियां काट रहे हैं, इसकी पट्टी काट रहे हैं, ठीक है। यहां पर तो इसकी एक मैंने पट्टी काटी बिल्कुल बीच में, ये विड्थ। अब ये जो विड्थ काटी है इसकी हाइट चाहिए होगी मेरे को, तो इसकी मैंने विड्थ को dx मान लिया। dx उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई, इट इज विड्थ। वो चौड़ाई है कितनी? बना तो इतनी मोटी रहा हूं, लेकिन वो है कितनी? वो पन्ने के अंदर भी, पेज के अंदर भी ऐसे यूं करके यूं 2 कर दो पेज इसके भी। जैसे ये पेज पहले ऐसा हो मान लो, और इस पेज को मैं यूं कर दूं, 2 कर दूं, और इस 2 के भी 6 कर दूं, इतनी पतली पन्ना है ये उसकी चौड़ाई है, विड्थ। और ये है जमीन से कितनी ऊंचाई पर? तो ये जमीन से है x ऊंचाई पर,
और इसका मास कितना है, तो मास है इसका m, लेकिन छोटा मास है इसलिए dm। फिजिक्स में या कैलकुलस में एक विशेषता है कि जब भी किसी चीज को छोटा करना है, छोटा बहुत छोटा करना है, तो उसके आगे d लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को लिखना मास, तो मैंने लिखा मास, स्मॉल मास dm, चार्ज q, स्मॉल चार्ज dq। ठीक है, राजन, छोटा राजन, आई बात समझ में? छोटा राजन नाम सुना, मुंबई का डॉन। तो छोटा राजन, तो किसी भी चीज को छोटा करना है, जैसे लेंथ बड़ी है, बहुत ही छोटी करनी है डी, लेकिन वो छोटी इतनी छोटी हो जाएगी कि वो माइक्रो मिली से भी नैनो पीको पता नहीं कहां चली जाएगी, इतनी पतली। ठीक, तो हमने क्या बोला कि किसी भी चीज को छोटा करना है, तो ये जब पट्टी काटी तो इसका मास तो छोटा सा मास होगा ना, तो छोटा सा मास होगा तो डीएम। तो डीएम क्या है, इसका छोटा सा मास, नन्ना सा मास। ठीक है, नन्ना मास। अब ये जो नन्ना मास निकल के आया, छोटा सा मास निकल के आया, स्मॉल मास निकल के आया, इसकी वैल्यू क्या है? तो फिर यहां वो यूनिटरी मेथड लगेगा जो अभी अपन दुकान खोल के बैठे थे पनीर की। ठीक है, पनीर की दुकान खोली थी ना, वो अब यहां लगे, पनीर का टुकड़ा है ना। ठीक है, तो इस पनीर के टुकड़े को मैंने बोला कि पूरा पनीर का टुकड़ा यदि 10 किलो का है तो बताओ ये पट्टी कितने किलो की है? तो तुमने क्या बोला कि रेट निकालो पहले, रेट कि एक वॉल्यूम क्यूब कितने का आता है और उसमें हमको जितना चाहिए उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए डीएम। तो डीएम को मैंने क्या बोला, डीएम को बोला कि इतने का मास कितना। तो देखो इसको मैं लीनियरली भी सॉल्व कर सकता हूं। लीनियरली कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं ये बोलूं कि यहां से यहां तक का मास 40 किलो का था। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। ये 40 किलो की थी ना, 40 किलो की, 40 किलो की यहां से यहां तक कितनी लंबी थी है? कितनी लंबी थी? 10 मीटर लंबी थी। तो यहां से यहां तक ये 10 मीटर लंबी थी 40 किलो। तो बताओ यदि मैं 1 मीटर इसके बात करूं तो कितने की आएगी? तो 1 मीटर लंबी ऐसे निकलेगी, 40 मीटर लंबी थी, वो 40 किलो की थी। ठीक है, यदि तुम लंबाई 40 मीटर लेते हो तो तुम्हें वजन जो है उसका वेट कितना लेना पड़ेगा? 40 किलो। यदि तुम 1 मीटर लंबी ले लेते हो तो 4 किलो आएगा, 4 किलो प्रति मीटर, ये रेट आ गया। ठीक है, 4 किलो प्रति मीटर। तुमने कितने मीटर काट लिया उसका टुकड़ा? तो तुमने dx मीटर टुकड़ा काटा उसका, dx मीटर, यहां से लेके यहां तक का इट इज dx मीटर। तो dx मीटर टुकड़ा कितने का आएगा? तो dx मीटर टुकड़ा कितने वजन का होगा? तो होगा 4 dx किलो का। और क्योंकि मीटर यहां मल्टीप्लाई किया, मीटर इधर मल्टीप्लाई होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो 4 dx किलो का। तो 4 dx किलो का क्या है? 4 dx किलो का वो टुकड़ा है पतला पट्टी, और वो 4 dx किलो की पतली पट्टी है, तो वही तो डीएम है। डीएम यानी क्या? छोटा वजन, छोटा राजन। तो ये छोटा जो वजन है या डीएम है, ये कितना है? ये 4 dx। क्लियर हुई बात? तो dm इज इक्वल टू 4 dx, ये आ गया हमारा छोटा वजन। dm कितना? 4 dx। ठीक, अब अपन क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पट्टी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पट्टी, पट्टी को स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, और अच्छी भाषा में एलिमेंटल स्ट्रिप बोलते हैं। लेकिन जैसे ये अच्छी भाषा समझानी चालू करते हैं, बच्चों के ऊपर से जाना चालू हो जाती है, पट्टी बोलते हैं, 1 मिनट में समझ में आ जाती पट्टी। ठीक है, कंसीडर एन एलिमेंटल स्ट्रिप ऑफ लेंथ dx where the mass per unit length is lambda, so the mass of that strip will be lambda dx। बच्चा इससे क्या है, ये क्या है, मतलब कौन से ग्रह का से आया है और क्या पढ़ा रहा। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि हाँ ये भारत का ही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पट्टी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पट्टी बोलो कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पट्टी, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा, पट्टी की पोटेंशियल एनर्जी की होगी कि डी पोटेंशियल एनर्जी होगी? और पट्टी भी जरा सी नन्ही सी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नन्ही सी उसकी, तो ये नन्ही सी के लिए डी लगा दिया। मास उसका भी नन्ना सा, लेकिन ग्रेविटी कोई नन्ही नहीं होती, वो तो सब पे 10 होती है, 9.8, उसका कम ज्यादा नहीं होता। हाँ, हाइट उसकी नन्ही सी हाइट कितनी है? dx।
हाइट नन्ही सी क्या, dx। तो ये बन गया इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh से निकाला नन्ही के लिए। ठीक है, अब डाल दें तो d पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू dm की जगह 4dx इंटू g की जगह 10 डाल दूं, इंटू dx की जगह dx ही रहने दो। ठीक है, ये क्या हो गया, mgh है, सॉरी एक मिनट, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है ये x, mgh है, h हाइट इज x, इट इज नॉट dx, इट इज हाइट तो इस पट्टी की x है ना, तो हाइट पट्टी की जगह क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया, ये x, ये आ गया x। ठीक, अब कुल मिला के dp कितना हो गया, छोटी पोटेंशियल एनर्जी 10 इंटू 4 इस 40 x इंटू dx। क्लियर हुई बात, ये हाइट समझ में आई है ना, h क्यों हुआ, h यहां से यहां तक की हाइट है, पट्टी की मोटाई नहीं चाहिए वहां पे हाइट चाहिए थी। ठीक है, dm की जगह 4dx आ गया, इसकी जगह आ गया। अब क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि अगर इनको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ने लगातार, एक के बाद एक के बाद एक, तो जोड़ दे, नाम ही है इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता यानी जोड़। तो जोड़ना है कहां से कहां तक, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया जाता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेशन करना है, लिमिट तक। अब ये लिमिट कैसे ली जाती है, तो लिमिट मतलब सबसे नीचे वाली पट्टी से लेके सबसे ऊपर वाली पट्टी तक की लिमिट्स हो जाएंगी। अब मुझे बताओ कि सबसे नीचे वाली जब पट्टी होगी तो उसके लिए x कितना होगा, x है ना यूं हाइट। ठीक है, और यूं हाइट को टेप मान लेना, ऐसे यूं करके यूं खींच के, तो हम सबसे नीचे वाली को नापेंगे तो जमीन पे पड़ी है ना, तो जमीन पे पड़ी है तो उसके लिए तो x 0 होगा, जो जमीन पे ही पट्टी पड़ी है उसकी हाइट नापोगे तो 0 होगा, और जो सबसे आसमान पे पड़ी है उसकी हाइट नापोगे तो उसके लिए x कितना होगा, 10 मीटर, क्योंकि 10 मीटर की ऊंचाई पे है। तो सबसे नीचे वाला टुकड़ा 0 मीटर पे, सबसे ऊपर वाला टुकड़ा 10 मीटर पे, इसलिए इसकी लिमिट्स बन जाएगी 0 से लेके 10 तक, टुकड़े जहां पे बैठे हैं इससे जहां तक हैं। अब इधर तो इंटीग्रेशन 0 टू पी लिख देंगे तो पी हो जाता है, डी पी का इंटीग्रेशन पी हो जाता है ना, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक, अब उसको तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे यहां से, अब यहां ले रहा हूं मैं, जगह नहीं बची उधर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, तो इसको हो गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 40 बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन में होता नहीं उसका, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। अब इतना तो सबको आना चाहिए, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा, x²/2, डब्बा लगाया ऊपर 10 नीचे 0। ठीक है, अपर लिमिट ऊपर लिख देते हैं, लोअर लिमिट नीचे लिख देते हैं, ये हो गया 40, 10 का स्क्वायर 100/2 माइनस 0/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से ये तो 0 ही है, ये आ गया 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, इसको लिखेंगे 20 इंटू दिस इज 2000 जूल्स, जो कि तुमने पहले 4000 जूल्स निकाल ली थी, ये 2000 जूल आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला अगर ये नहीं आता तो एक बार फिर भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx यदि हो तो x टू द पावर n+1/n+1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन में x की पावर 1 थी ना, तो ये पावर 1 मान लेंगे, x की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी, तो ऊपर 2 आ जाएगी, 1 + 1 नीचे भी 2 आ जाएगी, तो x की पावर 2/2, इससे आया है x की पावर 2/2। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन करने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकलती है। अब मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि 3 तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ऐसी चीज़ों पे लगाई जाएगी, उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि किसी फ्लैट सरफेस पे लगाई जाएगी, और उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो ऐसी चीज़ है जिसका सॉलिड वॉल्यूम है। ठीक है, जैसा किसी का सॉलिड वॉल्यूम किसका हो सकता है, बॉल का हो या फिर रूबी क्यूब का हो। जैसे मान लो कि ये वाली बॉल यदि सॉलिड है तो इस सॉलिड के अंदर अंदर तक प्लास्टिक होना चाहिए, तो फिर हम क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस तरीके से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिंपल सी बात है, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए हम उसका एक बहुत छोटा हिस्सा काटेंगे, बहुत छोटे हिस्से की मोटाई होती है dx, उसकी जमीन से ऊंचाई होती है x, या फिर यू में ले रहे हो हॉरिजॉन्टल तो इधर से भी x ले सकते हो। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला पूछा, चाहे फोर्स का, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का पूछा था, तो P = mgh को अपन ने छोटी
छोटे के लिए लगा दिया, नन्हे के लिए लगा दिया। नन्हे के लिए लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके छोटे से छोटे सिरे से लेके बड़े से बड़े सिरे तक वो लिमिट बन जाएगी। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। अपर लिमिट लगाई जाती है, पहले ऊपर वाली लिखते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं इस 10 की जगह, फिर माइनस करके इसी x की जगह 0 वाली डाल देते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाती है। 10 यहां डाला, माइनस लिखा, फिर 0 डाला, यहां लिखा। इसको सॉल्व करने से हमको उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स जो निकालना वो आ जाएगा। मेथड सबका एक ही है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रेशन का एक लेक्चर लेना जरूरी था शुरुआत में। वैसे इंटीग्रेशन साइड बाय साइड चलता रहता है, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, लेकिन अब मुझे जो पढ़ाना है तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो मैं पट्टी काटूंगा। तो मैं बोलूंगा पट्टी कटेगी, तुम तुरंत समझ जाना है dx विड्थ की इनने स्ट्रिप निकाल ली, और स्ट्रिप निकालने के बाद लैम्डा dx या फिर जो भी आगे लगाना है सिग्मा dx, तो वो देख लेना कि पट्टी सीधी काटी है कि चौड़ाई में काटी है कि वॉल्यूम में काटी है, उसके हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक। चलिए अब अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं, अगली क्लास में देखते हैं और इसको फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, बंद कर दूं? चलिए अगली क्लास में मिलेंगे।